आप कुछ करिए, तब तक आपका ईगो इतना है कि आप तब तक इंतजार करेंगे, उसके बाद आप ट्वीट करेंगे कि हाँ लॉ एनफोर्समेंट जो है जो अपना काम करेगा। आप बोलिए कितनी ये कितना मतलब एक मुख्यमंत्री की कद को कितना छोटी करती है। आपने देखा, अरे भाई आसाम में अगर किसी सिनेमा हॉल में नुकसान पैदा कर रहे हैं, कोई एक क्या बोलूं विच्छिन्नतावादी पार्टी बोलूंगा, अगर वो उसे नुकसान पहुंचा रहे तो वो आसाम के वो लोग हैं, आसाम के सिनेमा के मालिक है, वो अहोमिया राज्य के लोग हैं और अहोमिया मानुष है। तो आप कैसे उनके लिए, आपके लिए कोई प्यार नहीं है, आपको ये ईगो है, आपको ये ईगो है कि शाहरुख खान आपको फोन करेगा, आप बोलेंगे कौन है शाहरुख खान। ये किस तरीके का मेंटेलिटी है। और ये मैं दूसरी तरफ से अगर देखूं तो अगर मुख्यमंत्री ऐसा बोलते हैं कि कौन है शाहरुख खान, तो ये जरूर कहना पड़ेगा कि आप पब्लिक के साथ जुड़े नहीं हो, आप कहीं ना कहीं अपना एक मन मिटाओ एक दुनिया आपने बना लिया है और उस दुनिया का प्रोपागेंडा कर रहे हो। अगर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हो ना, लोगों के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो बहुत सालों से उन्होंने पिक्चर नहीं किया, लेकिन आदित्य पांचोली कौन है वो भी आपको मालूम होगा, आम जनता को मालूम है, मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं, उनको तो सब मालूम है। तो ये एक माइंडसेट है जिस जो अपने पूरे देश में एक जहर पैदा कर रही है, और इट्स लाइक अ लाइन ऑफ फायर जो पूरे देश में जो सांप्रदायिकता का जो विष जो है इन्होंने फैला दिया है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि 2017 में रानीगंज का वो होने के बाद मैंने रिजाइन किया था, उसके आसपास में कुछ घटनाएं घटी थी। तो आज असम में यही सांप्रदायिक शांति, जो हिंदुओं है जो मुस्लिम है, सब लोग साथ में काम करके आसाम को आगे ले जाने की जो बात है, इसी मुहिम को सामने रखते हुए, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए आज ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी आसाम में अपने पार्टी के विस्तार के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उस मेहनत में हमने रिपुंदा जैसे एनर्जेटिक यंग मैन को कैप्टन के रूप में पाया है, इसके लिए मैं बोलूंगा बहुत जोरदार ताली बजाए। मैं आज यहाँ पे आऊंगा, कल मैं दिनहाटा में था, तो बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब 12 घंटा वापस आया, फिर कलकत्ता पहुंचा, वहां से कल रात को और फंक्शंस थे, वो करके फिर आज सुबह फ्लाइट पकड़ा। लेकिन ये सब मेरे जितने फंक्शन थे उससे ज्यादा दादा का मैसेज आया और फोन आया, पर्सनली ऐसा फोन करके, कहाँ पहुंचे हो, अच्छा कलकत्ता पहुंचे हो, ठीक है। मैंने रात को बोला कि मुझे कुछ आसाम में कुछ चीजों के बारे में मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी थी। बोला हाँ हाँ ठीक है आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं अलग अलग जगह में जाता हूँ, 80% क्षेत्र में जब मैं ऐसे डेटा मांगता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। और दादा का जो है, मतलब मैं कहूंगा कि अबाउट 1.5 घंटे के अंदर सुंदर हाथ से लिखा हुआ ऐसे पेपर पकड़ा दिया कि आप हैंड राइटिंग नहीं पढ़ गए, ऐसे ही नहीं, एकदम सुंदर लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ चीज मेरे सामने आ गया। इससे एक चीज पता होता है कि असम में जो चीजें हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए इनके दिल में सिंसियरिटी कितना है। और जब आपके कैप्टन अच्छा हो, और वो कैप्टन जो अगर इन सिंक हो लोगों के साथ, आसाम के प्रॉब्लम के साथ, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से जब कभी आप कैंपेन करते हैं तो आप लोगों के मुद्दों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, आपको सत्ता में आना है, आपको जो है मुख्यमंत्री बनना है, आपको पावर में आना है। पावर की नशा में आप लोगों से के साथ आपका दूरी पैदा हो जाती है, दीवारें पैदा हो जाती है, दरारें पैदा हो जाती है। और वही शायद अभी मुख्यमंत्री जी का हुआ है, जिस वजह से वो इतना इंटरनेशनल स्टार जो इंडिया का नाम को रोशन किया है। 94 में जब शाहरुख खान का पहला वर्ल्ड टूर हुआ था, बाजीगर टूर, तो स्टेज पे उस वक्त ये सब सीडीवीडी नहीं बजता था, लाइव ऑर्केस्ट्रा 45 लोग 50 लोग कलकत्ता बॉम्बे से जाते थे, उस पर लाइव गाना पड़ता था। वो 94 के टूर में मैं हिस्सा था, और मैं, हाँ वो ताली ताली तो ठीक है, वो मैं सही में उसमें मैं हिस्सा था। और सारे गाने जो है स्टेज से उनका मैं गाता था, और मेरे साथ फीमेल में फाल्गुनी पाठक थे। अभी आप कोई बोलेगा कि फाल्गुनी पाठक कौन है, फाल्गुनी पाठक हो सकता है कि अभी नहीं गा रही है, लेकिन वो क्या गुजराती गानों में और हिंदी गानों में कैसा उन्होंने नाम कमाया है, एक अलग दर्जा सबको मालूम है, आम जनता। लेकिन आप मुख्यमंत्री को बोलिए, बोलेंगे कौन है। अरे भाई, अगर आपको आप लोगों के साथ जुड़े हुए, तो जो अच्छा आदमी है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, जो गलत आदमी है उसके बारे में भी आप मालूम होना चाहिए। जो समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जो गलत लोग हैं, जो राजनीतिक उद्देश्यों से हिंदुओं के बीच में भी डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, मुस्लिमों को कम से अपना अपना क्या बोलूं, अपने सिलेबस से ही बाहर रखा है।
सिलेबस से ही बाहर रखा है मैंने। एग्जाम में लोगों के सामने आप जाते हैं, जब आप जीतने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो तो आपके लिए एक परीक्षा है, एक अग्नि परीक्षा है कि क्या लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपसे भरोसा जताएंगे। आपने पहले ही तय कर दिया कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में मैं सिर्फ 70 का आंसर करूंगा, बाकी 30 को मैं दरकिनार कर दूंगा, उसमें आंसर करना ही नहीं। ये अपने आप में बहुत गलत बात है। अगर आपका बेटा, अगर रिपुंदा का कोई घर का कोई बच्चा अगर एग्जाम जाने देगा और रिपुंदा को बोलेगा कि मैं 70 नंबर के ऊपर उतना ही मैंने पढ़ा है, बाकी 30% का मैं 13 मार्क्स का जो है मुझे, मैं पढ़ा भी नहीं, मुझे आंसर करना ही नहीं है, तो क्या खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। बोलेंगे बेटा पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ो। हाँ, तो तभी ना जाके आपको पता चलेगा। आप राजनीति का काम जब जैसे आप करते हैं, तो स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ आपको एक जनरल फिजिशियन भी होना पड़ता है, क्योंकि लोगों का दिल का धड़कना जो है, आप बोलेंगे नहीं, मैं आपका कोई गया आपके पास, दिल उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है, आप उसके पास गए हैं, आप बोलेंगे कि नहीं सॉरी, मैं दिल के बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं परीक्षा देने गया था तो मैं सिलेबस में दिल तो था, लेकिन हार्ट का वो मैं 30% जो है मैंने उसको छोड़ दिया है, वो मैंने पढ़ा नहीं था। उससे आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए, मुझे दिल के बारे में कुछ पता नहीं है। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, उसमें दिस इज अ सेक्युलर कंट्री। वहां पे माइक में आप ऐसे डिवाइड कैसे पता कर सकते हैं? किस तरीके से आप ये इसको ऐसे बांट सकते हैं? तो ये तभी होता है जब पावर में रहने के लिए आप लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार बहुत अच्छी बात है। हम भी उसी उसी साइड में थे। मैं अपना डिग्निटी मेंटेन करता हूँ। जब भी जो भी काम करता हूँ, अपना 200% देने की कर सकता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। वहां रह के अगर बंगाल में मैं 200 गोल करके दिखाया, इस तरफ रह के मैं 400 गोल करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चैलेंज है। और असम में जो मैं आया हूँ, यहाँ पे आप देखिए डबल इंजन की जो सरकार की बात करी है, किस चीज की डबल इंजन सरकार? बंगाल में आप राजनीतिक कारण से आपने 1,05,000 करोड़ रुपया केंद्र का पैसा आपने रोक के रखा है। दीदी उसके खिलाफ लड़ाई कर रही है, राज्यों को चला रही है। ऑब्वियसली मुश्किल होती है जब आपको इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा एक रकम जब आप बाकी रखते हैं केंद्र से, और ये पब्लिक की पैसा है, ये कोई केंद्र अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है, ये पब्लिक की पैसा है जो आपके पास जमा हुआ है, आपका ही पैसा है। सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता है, सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता है, कोई नेता के सामने आपको गिराने की जरूरत नहीं है। आपका ही पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जमा होता है, वही पैसा आपके पास वापस आना चाहिए आपके भले के लिए। लेकिन जब आप भला करने की बात कर रहे हैं, आप तो 30% को अलग ही कर रहे हैं, आप तो सिर्फ 70% के अंदर। ये कितना बड़ा गलत बात है। कोई ऐसा तो नहीं होता है कि उस 30% से आप टैक्स नहीं लेते? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। आप सबके लिए लेते हैं, लेकिन फिर आप उसको डिवाइड करके समाज में जो है एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डबल इंजन का सरकार, अरे बंगाल में डबल इंजन के सरकार के बारे में आपने बहुत बात की। एक दो लोग थे, मैं आपको ये भी क्लियरली बता रहा हूँ, दो लोग थे, एक मैं और एक मुकुल रॉय। बंगाल में बता दिया था हमारे वहां पे अमित शाह जी को, वेस्टिन होटल में बैठ के मैंने बता दिया था कि 70 से 80 सीट आपको मिले, ज्यादा सीट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई लोगों तक, बूथ तक लोग पहुंचे ही नहीं है, लोगों तक, बूथ तक कोई पहुंचा ही नहीं। और देखिए अभी बंगाल में बीजेपी जो है कार्यक्रम कर गए, भूत बूथ या बूथ बूथ कुछ एक नया कार्यक्रम कर रहा है, आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ बूथ में लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये है कि सारे जो बीजेपी के नेता है वो पावर में आने के लिए जो सेंटर जो है वहां पे भाग रहे, जो सेंट्रल ऑफिस है वहां पे भाग रहे, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने की जो बात है कभी इन्होंने कोशिश की नहीं है। और वही हालत इधर आसाम में भी हो रही है। 80,000 करोड़ रुपया केंद्र से पैसा बाकी है, जीएसटी से लेके और सारी चीजों को लेके 80,000 करोड़ रुपया केंद्र से आसाम को मिलना है। अरे किस चीज का डबल इंजन का सरकार? बंगाल में आपने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आपने पैसा आपने बाकी रखा है। यहाँ पे आसाम में डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपया आपने बाकी रख दिया, और उससे क्या करना पड़ता है ये बात बताई नहीं जाती है। 1,20,000 करोड़ आसाम गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा है। यानी कि एक छोटा बच्चा, मतलब एक बच्चा जब पैदा होगा उसके कंधे पे 37,000 का एक बोझ है, वो अपना 37,000 माइनस होकर उसका जन्म होगा। क्यों नहीं
केंद्रीय सरकार जो डबल इंजन की बात करते, क्यों ना वो 80,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों क्यों असम सरकार को जो है लोन 1,20,000 करोड़ का लोन लेना पड़ता है? क्यों ये कछार और नौगांव का जो दोनों मिल है, हम आप लोगों को भी मालूम होगा, पेपर में उस वक्त काफी आता था। मैं कितने टूर्स किया असम में, मीटिंग्स की, सर्बानंद सोनोवाल जी इसमें थे, उसके बाद हमारे आपके जो चीफ मिनिस्टर अभी भी है हेमंत जी, उनके साथ मीटिंग की। जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थी, मुझे मालूम है, नाम मालूम है, पटवारी जी, उनसे भी इतने मीटिंग्स हुए थे। हमने बैम्बू को डिक्लासिफाई किया था कि उसको काटने की जो इजाजत में काफी सारे पाबंदी थे, उसको हमने हटाया था। एक रेल लाइन उसके अंदर बनी थी जिससे कोयला का सप्लाई भी हो सकता है। और ये नौगांव का, कछार का प्रधानमंत्री जी खुद अनाउंस किया था कि उसको चालू किया जाएगा। क्या हुआ? नहीं हुआ ना। बहुत कोशिश मैंने की था, मैं तो बीजेपी सरकार का मंत्री था, हेवी इंडस्ट्रीज का मंत्री उस वक्त था। बहुत मेहनत की थी मैंने, बहुत मेहनत की थी, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। और करना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करना नहीं था। और आज देखिए वही सब जो मिल्स है उसको पानी के भाव में उसको बेचा गया है, पानी के भाव में बेचा गया है। और अब जब प्रेशर आया है तो राज्य सरकार बोल रही है कि उसको दोबारा खरीद लेंगे। आप पहले 1,000 करोड़ में उसको बेचोगे किसी को, और फिर 3,000 करोड़ में खरीदोगे, ये 2,000 करोड़ कहाँ जाएगा भाई? पार्टी फंड में किधर जाएगा? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये तो, इसके लिए तो राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आम जनता जिसके पास दीदी के नेतृत्व में, अभिषेक भाई के नेतृत्व में, रिपुनदा के कैप्टनशिप में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। दादा मैं सही बोल रहा हूँ? आपने जो ये उसके साथ एक एक चीज मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,200 करोड़ के ऊपर बाकी था, उसको कैसे हेयर कट करके हम कहाँ तक लेके आए थे। कैसे पटवारी जी बोले थे कि इंडस्ट्री से हम पहली बार इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है 500 करोड़ रुपए हमारे तरफ से दे देंगे, इसको दोबारा चालू करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अनाउंस करके, लेकिन इतने लोगों के बारे में जरा सा भी सोचा नहीं गया। उसको आप 1,000 में बेच रहे हो, सरकार बोल रही है, राज्य सरकार खरीदेगी, उनको खरीदेगी। 1,000 में बेचा और 2,000 में खरीदा है। मैंने तो सुना कुछ 150-200 करोड़ में बिका है, जो भी है। फिर उसको बीच का पैसा कहाँ जाएगा भाई? पार्टी फंड में। तो ये तो सवाल तो आम जनता का है। कौन सा अनाउंस हुआ आप मुझे बताइए? ये तो चलिए तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए सारे लोग, यही बात जो है वो तो टीवी के जरिए सब तक लोगों तक पहुंचेगा। आप मुझे बताइए, सरकार में आने के बाद कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया? कौन सा ऐसा बिग फंड अनाउंस किया यहाँ पे जो है असम में बेरोजगारी है उसको एड्रेस करने के लिए? आप डबल इंजन की बात करें तो डबल इंजन बात करें तो कम से कम 1.5 इंजन की काम तो करिए। आप कर रहे हैं डबल इंजन की बात, जबकि 1.5 इंजन जो है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि आधा इंजन आपने पहले से ही बंद करके रखा है कि इन लोगों का भला करना ही नहीं है। तो एक इंजन चल रहा होगा, दूसरा इंजन आधा खराब ही है, ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि उनका भला तो करना नहीं था। माइनॉरिटी को अपने लिस्ट से उन्होंने बाहर रखा है और हिंदू को बांटने का काम कर रहा है सिर्फ वोट को जीतने के लिए। आप बताइए, ये जो दो मेन, एक चीज के बारे में मुझे आने से पहले ही पता चला, ये मुझे इसके बारे में बताया। तो जो आपका यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जो एक सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है, ये क्या नाम है उसका, नेपको। अब देखिए नेपको, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर था ऑलमोस्ट 3 साल, मुझे मालूम है कि उसको किस, हाइड्रो पावर एक है और एनटीपीसी जो है वो नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो आप बताइए, नेपको को जो 1,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट आपको साल में देती है, उसको एनटीपीसी के में अंदर के आने की जरूरत क्या थी? दे डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू हैंडल नेपको। और वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल कंपनी थी जो इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा था, आपने उसको एनटीपीसी के हाथ में सौंप दिया और वो जो है उसको सब्सिडरी, अपना नेपको को अपना सब्सिडरी बना दिया। वाई? ऐसा क्यों? और जोशीमठ में जो भी चीजें हुई है उसमें ये बताया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि एनटीपीसी के इंजीनियर्स के लापरवाही की वजह से आज जोशीमठ में जो ये हालत हुई है, जिस तरीके से वहाँ पे हालत हुई है, इसकी वजह से हुई है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए आप अलग अलग बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम जो है इसको इस तरीके से हम मेन लैंड से जोड़ेंगे। आप जोड़ने की बात तो छोड़िए, आप तो तोड़ रहे हैं। आप लोगों के बीच में दरारें पैदा कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं चारों तरफ, आप देखिए प्रोपागेंडा ऐसा है, सोशल मीडिया प्रोपागेंडा,
बैनर्स में, पोस्टर्स में प्रोपागेंडा, उसमें ये सब बातें नहीं की जाती है। और ये जो है लोगों तक सच्चाई को पहुंचने का जो काम ये रिपुन दा और सारे तृणमूल कांग्रेस के दादा यहाँ पे है, सारे तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं जो यहाँ पे अपनी ऊर्जा के साथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस बात को कर रहे हैं, ये इसका मैं बहुत बहुत मतलब सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट इट विद द कोर অফ মাই হার্ট। और খুব ভালো লাগছে যে আপনারা মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যটা নিয়ে যাওয়ার একটা একটা খুব ভালো চেষ্টা আপনারা করছেন। এবং আমার মনে হয় যে মানুষ প্রকৃত সত্যিটা জানতে পারলে তারা কিন্তু মানুষের মন, ये जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, गाना है, पब्लिक है ये सब जानती है। आप कुछ लोगों को, आप सब लोगों को कुछ दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप सब लोगों को कुछ दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सब दिन के लिए आप बेवकूफ नहीं बना सकते। कभी ना कभी जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड सेट ये दिखाती है कि ये जो दरारें पैदा करने की जो बात है, ये कहीं ना कहीं लोगों ने देखी है, कहीं ना कहीं दुनिया ने देखी है, और इसीलिए उसको दबाने की कोशिश जो है बंगाल में, इतना पूरे देश में की जा रही है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पंचायत जो है ये लास्ट माइल डिलीवरी है, यानी कि सरकार कुछ भी करे, लोगों तक पहुँचने की जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आने वाले पंचायत इलेक्शन में मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे प्रभावशाली नेता, ऐसे नहीं कि हम भीड़ जुटाने के लिए और टीवी के कैमरा के सामने लाने के लिए बहुत सारे लोगों को लेके 1000 आदमी का एक लिस्ट बना के और आपको दिखाएं कि देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही सुचारू रूप से ज्वाइनिंग हुआ, ऐसे तो मैं बहुत कम देखा है, हुरामुरी होता है, लोग भीड़ धक्का मुक्की होती है, तो कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन छोड़ रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे जो है बड़े बड़े नेता खुद आए और बड़े शांति के साथ वो ज्वाइन किए, और उनके साथ जो लोग हैं वो उनके साथ है, अपने अपने नेताओं को मंच पे आने दिया, और ये तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करने का जो आज उन्होंने जो ठान लिया है दिल में, उसको उन्होंने आज निभाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। और ये जो टीएमसी का ये जो बात मुझे कहना ही पड़ेगा कि असम टीएमसी, पीपल ऑफ असम, फॉर द पीपल ऑफ असम, जो मैंने पहले ही बोला कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही काम असम में करना चाहते हैं। और असम का कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज ऑफ असम, ये बंगाल से ज़्यादा और कोई नहीं समझेगा। देखिए बीच में एक बॉर्डर है, लेकिन डायलेक्ट का भी फर्क है असम में, और ये तो देश में इतने सारे भाषाएं हैं, लेकिन एथनिक रूप से बंगाल और असम आप क्या फर्क कर सकते हैं। हम भी वही राइस और वही फिश और वही नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं। तो हम जिस तरीके से, दीदी जिस तरीके से जो इतने साल तक 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उसके पहले केंद्र में इतने साल वो मंत्री का अहम मिनिस्ट्री को संभाली है, वो जिस तरीके से असम के प्रॉब्लम्स को समझेंगे, मुझे नहीं लगता है सिर्फ राजनीति करने वाले लोग उसको समझ पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं बंगालियों के पास, नॉन बंगालियों के पास जो अहमिया लोग हैं जो असम में रहते हैं, ये उधर प्रधानमंत्री जी से अनाउंस होता है कि हम तोड़ देंगे, और इधर गवर्नमेंट नए डिटेंशन कैंप्स बनते हैं, और उसके अंदर की जो चीजें हैं लेकिन उसको इस तरीके से हावी कर दिया गया है कि इस तरीके से बनाए गए हैं सामने आती है। और इसीलिए ये कांग्रेस के बनता है कि वो ब्रेन वॉश सामने इस टाइप रखा जाए, आने वाले दिनों में जब एक अमिया बच्चा पैदा हो, उनके ऊपर 37,000 का जो लोन है, ऐसा ना रातों रात सब बदल तो नहीं सकता है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे आप पहुंचते हैं 50 के आसपास, जब आप पहुंचते हैं प्लस माइनस जो भी है, इस टाइम पे आपकी जिंदगी में से आपका ऊपर का जो जनरेशन है वो थोड़ा थोड़ा चला जाता है। किसी की मम्मी खो देते, कोई अपने डैडी को खो देते, आप ऊपर के जो लोग हैं वो चले जाते हैं। अब जो खुद उस दुख को झेलता है, जो खुद उसे झेलता है, वही दूसरे का दुख समझ सकते हैं। मैंने अपने मम्मी को 2 साल पहले कोरोना में मैंने खो दिया, उससे क्या कष्ट होता है वो मैं ही समझूंगा। जिनके पास मम्मी डैडी है वो उस बात को नहीं समझ पाएंगे।
उतना नहीं समझ पाएंगे, तो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कर सकता हूँ। वैसे ही बंगाल में जिस तरीके से आप देखिए, पूरे देश में आप बीजेपी को देश का, दुनिया का सबसे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन कोई करप्शन नहीं है, कहीं पे भी ईडी नहीं है, कहीं पे भी सीबीआई नहीं है, कहीं पे भी आईटी नहीं है, लेकिन हर राज्य में वोट के टाइम पे हजारों करोड़ रुपया खर्चा होता है, हजारों करोड़ रुपया खर्चा है, लेकिन कोई किसी भी तरीके का, किसी का, जिनको जो जो क्राइम करता है वो बीजेपी के एक छतरी है, उसके नीचे चला जाता है, उसके नीचे एक और रैट होल बनाया हुआ है, उसके अंदर घुस जाओ, बस कुछ नहीं होगा। अब किन किन का नाम शारदा में, रोज वैली में किन किन का नाम है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको मालूम है किसका किसका नाम है, लेकिन वो बीजेपी की उस छतरी के नीचे है, उसी रैट होल में घुसे हुए हैं, वहीं से कभी निकलते हैं और फिर नेताओं को बोलते हैं मेरे ऊपर सीबीआई राइट नहीं होगा ना, अभी नहीं होगा ना, चार्जशीट में मेरा नाम है, लेकिन मेरे के अगेंस्ट पे गिरफ्तारी नहीं होगी ना, ये बोलते नहीं नहीं तुम चिंता में मत लो, तुम तो बीजेपी में हो, तो वो फिर बाहर में आके फिर थोड़े दिन घूमता है, दादागिरी करता है, नेतागिरी करता है, फिर उसके अंदर घुस जाता है। तो ये मेंटेलिटी जो है, ये हम देख चुके हैं, दीदी झेल चुके हैं, हम बंगाल में देख रहे हैं, हम आसपास में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब दूसरे एक पार्टी के ड्रेसिंग रूम में था, जब उसके मैं चेंजिंग रूम में था, तो वहाँ की क्या सीक्रेट्स है, वहाँ की क्या बातें हैं, वो बाहर आके मैं कभी करता नहीं हूँ, वो मेरे डिग्निटी के खिलाफ है, रुचि के खिलाफ है। ना मुझे तृणमूल कांग्रेस में किसी ने पूछा है कि बताओ भाई वहाँ पे क्या क्या होता है, ना मैं ये करता हूँ, ना मुझे कभी दीदी के वहाँ से कोई दीदी के मंत्री, वो एमएलए हो, किसी ने इसके बारे में मुझे पूछा है, और अगर कहीं से भी इस तरीके का सवाल आया तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत को एक अखंड भारत बनाने की जो बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये इस तरीके से डिविजन पैदा करके अखंड भारत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हो रही है, लोगों को बांटने का जो काम किया जा रहा है, वो अच्छी बातें नहीं है, और कभी ना कभी ये ऑलरेडी बहुत जगह पे हो रही है। आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, 1% का फर्क है, 1% का वो है, तो ऐसे तो कितने सारे वर्ल्ड कप के फाइनल्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल, या अर्जेंटीना भी तो फाइनल नहीं जीतती ना, कहाँ जीतती, टाई ब्रेकर में 120 मिनट फुटबॉलर्स खेले हैं, और उसके बाद जो है टाई ब्रेकर में एक प्लेयर 20 साल से खेल रहा है, इतना नाम कमाया, एक पेनल्टी मिस कर दिया तो पूरा देश हार गई। तो 1%, एक गोल से आप जीता, एक रन से, आधा रन से भी आप अगर मैच जीत गया तो जीती होती है ना, लेकिन वो आप बोलेंगे कि 0.9% में हम हिमाचल प्रदेश हार गए, अरे बाबा हार गए ना, हार गए ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, हार गए आप, लेकिन दूसरे पार्टियों के लोगों को, नेताओं को खरीद फरोख्त करने का, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, तो कौन से राज्य में नहीं होता है बताइए, तो कौन से राज्य में बीजेपी इज नॉट रिसोर्टिंग टू दैट, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से ये कहूँ कि ये तृणमूल के शुरुआत के दिन है, इधर आपका असम में शुरुआत के दिन है, लेकिन शुरुआत के दिन जो है, मॉर्निंग शोज द डे, अगर शुरुआत इतनी अच्छी हो तो आने वाले दिनों में दिन और ब्राइट होंगे, और समय लगेगा। तृणमूल कांग्रेस अब जब आसाम की तरफ मुड़ के आसाम में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेघालय में आप देखना बहुत अच्छा फल होगा, त्रिपुरा में भी जगह जगह में जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे भी फल अच्छा होगा, और यहाँ पे आसाम में जो काम शुरू किया है, ये बहुत एक अच्छा आगाज हुई है, और इसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अंजाम तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों के लिए अंजाम जो है वो बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इतने सारे सेंट्रल फोर्सेस तो आए, देखिए मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा हूँ, इतने सारे सेंट्रल फोर्सेस आए, हम भी बहुत कुछ देखे, लेकिन क्या बंगाल के लोग जो है वो बीजेपी के ऊपर भरोसा किया है? नहीं किया ना। 3 बार दीदी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर चुने गए, इसका वजह क्या है? आप तो इस बार नहीं कह सकते वो कि 21 में या 19 में किसी भी तरीके का वो हुआ, कहीं पे भी वोट बूथ लूट हुआ, या वोट के नाम पे कुछ और हुआ, ऐसा तो नहीं, चप्पे चप्पे पे सेंट्रल फोर्सेस थे, लेकिन उसके बाद भी आप जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों तक पहुंचते हैं, और जब जहां जहां से क्रिटिसिज्म आती है, हर पार्टी में पूरा पार्टी किसी एक आदमी का गलती का दायित्व तो नहीं ले सकते, तो बहुत बड़े पार्टीज में लोग होते हैं जो जिनके ऊपर
कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी जिनके ऊपर सख्ती के साथ उतर रही है वो आपको मालूम है। तो लेकिन आप एक पर्टिकुलर पार्टी में रहो और जो भी चाहे आप करते रहो, विभाजन का काम करते रहो, लेकिन ऊपर ऐसे वो चाहे आशीर्वाद रहे कि आप वो करने के बाद भी आपको आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, या आपके खिलाफ अगर आप गलत कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, वो गलत रहेगा। लेकिन आप एक ही आंख से दुनिया को देखेंगे तो कभी ना कभी जनता दोनों आंख आपकी तरफ बंद कर देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार और आप सबको तहे दिल से आपको मैं बधाई देता हूँ। मेरा दिल से मैं ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ कि दादा के नेतृत्व में और दीदी के और अभिषेक भाई के जो है उनके इंस्पिरेशन से, उनके पर्सनल जो मॉनिटरिंग है, ऐसे इसमें आसाम में हम धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेंगे। अभी भी पहुंचने का काम जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा, दादा एक दिन भी रेस्ट नहीं लेते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आसाम में जो है तृणमूल की कांग्रेस लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को असली बात बताएगी। और जैसे मैंने कहा, एक आंख बंद करके लोगों के ऊपर छड़ी घुमाने वाले लोगों के ऊपर कभी ना कभी लोग दोनों आंख बंद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। आगामी दिनों में जब भी बुलाएंगे दादा, मैं जरूर आसाम में आऊँगा। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, हम जानी देखिए, मेरा ये क्या है ना, मैं बाई वन गेट वन फ्री हूँ। मैं बाई वन गेट वन फ्री हूँ। जब मुझे 4 5 6 ये पट्टा पहनाया जाता है ना, उसमें से 2 पॉलिटिक्स के लिए, 3 गाने के लिए। तो मैं जहाँ पे मुझे बोलता है कि शाम को आप आइए दादा, आपको बता रहा हूँ, शाम को आइए, आप चीफ गेस्ट हैं, आपको दिया जलाना है। तो मैं समझ जाता हूँ कि दिया जलाने के लिए बुलाए रहे, लेकिन गाना गवाएंगे। और जब कहीं बोलते हैं कि दादा आपको मैं गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ, आज आपको यहाँ पे परफॉर्म करना ही है, 1 घंटा लोगों को गाना सुनाना है। और मैं सिंगर हूँ, मैं कोई राजनीति करके राजनीति में नहीं आया। लोगों ने प्यार किया है, थोड़ा सा ही फर्क है। गाने में भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी प्रीपेड है, प्रीपेड है। टिकट आपको पहले खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गाना सुनने के बाद आप पैसा देते। ये पॉलिटिक्स भी वैसे ही है, प्रीपेड है। पहले लोग आप पे भरोसा करके आप पे चुनते हैं, उसके बाद आप काम करके दिखाते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये है ना। तो मैंने जिंदगी में सिंपल सोच, जब वो मैं अच्छे से करता हूँ, मन फ्रेश हो जाता है, सुबह का ऑफिस का काम अच्छा आता है। और दीदी ने मुझे यही कहा है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा, लेकिन बाबुल ऐसा मत करो, तुमने अच्छा काम किया है, बहुत प्यार से गाना भी गाओ और दिल खोल के काम भी करो। तो दोनों मैं कर रहा हूँ। और जब मैंने बोला कि कोई गाना गाने के लिए बुलाता है, तो जब वहाँ पहुँचता हूँ तो बोलते हैं कि भाई मिनिस्टर तो आ ही गए, तो दूसरे मिनिस्टर को फिर उनको रिक्वेस्ट काहे करे। तो यहाँ मेरा गाना गाने का पूरा ऑर्केस्ट्रा बैंड सब लगा रहता है, और इधर दिया रहता है। बोलते आप दिया जला दीजिए, उसके बाद गाना। तो बाई वन गेट वन। अब वो अब वो साबुन के साथ जो छोटा तेल का शीशी है, उसमें कौन सा साबुन है और कौन सा शीशी है, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन भूपेंद्र हजारिका जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। उनके साथ बहुत पहले 1993 में पहली बार, 93 या 92 ही होगा, पहली बार यहाँ पे तोचन घोष करके हमारे बंगाल में बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर है, इम्प्रेशनरी है, राधर ऑर्गेनाइजर है, उनके साथ मैं असम में आया था। बहुत 4 5 अलग अलग जगह पे एक सीरीज ऑफ शो था। तो तब से मैं उनको मैं जानता हूँ। और पूरे दिन बातचीत करना, खाने के बहुत शौकीन थे। मुर्गी बोले तो मुर्गी ऐसा नहीं चलेगा, देसी मुर्गी चाहिए। तो ये सब मुझे मालूम है। लोखंडवाला में जहाँ मेरा घर है, उनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जहाँ पे वो रहते थे, एकदम मेरा अक्रॉस द, मेरे रूम के अंदर से अक्रॉस द वो रहते थे। तो उनका एक गाना मेरे ख्याल से आज के तारीख में गाना नहीं रहा है, बहुत बड़ा एक जन संदेश है। और यही गाना मैं आप लोगों के साथ सामने, हालांकि मेरा ये बाय हार्ट गाना है, दिल में बैठा हुआ है, फिर भी मैं इसका लिरिक्स अहोमिया में थोड़ा पहले लिरिक्स अगर मिलता तो वो भी मैं गा लिया होता, बट ये मैं गाऊंगा। गंगा আমার মা, পদ্মা আমার মা, গঙ্গা আমার মা, ও
পদ্মা আমার মা, ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা, মেঘনা যমুনা গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা, ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা, মেঘনা যমুনা গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা। অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। मैं विपुलदा के अनुरोध करबो